एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इस्चीमिया की। इस्चीमिया जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मेंशन एक डिजीज़ है जिसको हमें आज डिस्कस करना है और ये जानना है कि इस्चीमिया क्या होता है, कितने टाइप की होती है, इसकी ईटियोपैथोलॉजी क्या होती है। तो एक एक करके हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इस्चीमिया है इसमें एक ये खास बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी तक जितनी भी फर्दर डिजीजेस हम लोग ने डिस्कस की हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में, वो सभी की सभी क्या हो रही थी, या तो वो हार्ट से रिलेटेड थी या तो हमारे ब्लड वेसल से रिलेटेड थी। बस जो इस्चीमिया होता है वो हमारे हार्ट के साथ साथ वो ब्रेन और इंटेस्टाइन और साथ ही साथ हमारे लोअर लिम्स में भी देखने को मिलती है। दैट मीन्स जो इस्चीमिया की कंडीशन राइज होती है वो सिर्फ हमारे हार्ट पे ही नहीं बल्कि ब्रेन, इंटेस्टाइन और लोअर लिम्स, हैंड, इन सभी जगहों पे देखने को मिल सकता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो इसका एक छोटा सा प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है, इस्चीमिक कंडीशन तब जनरेट होती है जब किसी ऑर्गन में हमारी ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी हो जाए। ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी by any reason, by atherosclerosis, by blockage, by thrombus, by embolism, किसी भी वजह से अगर हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में किसी भी तरह की रुकावट होती है या ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, उस ऑर्गन को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है या उसकी डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आ जाते हैं। अधिकतर यही देखने को मिलता है कि उसकी डिमांड और सप्लाई, इन दोनों में अगर अल्टरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो कंडीशन जो होती है इस्चीमिया को अराइज करती है। और इस्चीमिया सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक डिजीज ही नहीं बल्कि जो अदर डिजीजेस होती हैं वो भी इस्चीमिया की वजह से ही होती हैं। जैसे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस, जब उसमें भी हमारा प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा था, ब्लड फ्लो रुक रहा था, तो वो कंडीशन भी हमारी क्या कहलाएगी, इस्चीमिया ही कहलाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी जो कार्डियो रिलेटेड डिजीजेज हैं वो सभी एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। साथ ही साथ एंजाइना की कंडीशन भी तभी राइज होती है जब उस पर्सन में इस्चीमिया की कंडीशन बनने लगती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी या डिमांड और सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पे पेन सिग्नल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं जो एंजाइना का रूप होता है। अगर वो लेफ्ट साइड में स्टार्ट हो रहा है, हमारे लेफ्ट हैंड में, ऊपर शोल्डर में, पीछे बैक में, तो वो सारा पेन हमारा क्या कहलाता है, एंजाइना कहलाता है। तो इस्चीमिया के ही अंदर फर्दर कुछ डिजीज होती हैं जो उसमें क्लासिफाई होती हैं या इस्चीमिया की वजह से वो कंडीशन राइज होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, जो ब्लड सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो भी हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ध्यान से देखते हैं। फर्दर ब्लड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का फंक्शन क्या होता है उसका, टी आर एंड पी, दैट इज अ ब्लड की बहुत ज़्यादा टीआरपी होती है, वो तो बॉडी को ही पता है कि उसकी टीआरपी कितनी ज़्यादा है। तो टीआरपी स्टैंड क्या करता है, टी फॉर हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि ब्लड का काम होता है। एक मॉलिक्यूल को दूसरी जगह अगर पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होके, डिफ्यूज होके वो हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स में पहुंचेगा, फ्रॉम हेड टू टो। कहीं भी अगर किसी भी पार्टिकल को मूव करना है तो वो ब्लड में ही डिफ्यूज होके एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकता है। दूसरा ब्लड का काम होता है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन किस चीज़ का होता है, जैसे कि हमारी बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस देखना, बॉडी से स्वेट का फॉर्मेशन करना या बॉडी से एक्सेस फ्लूइड का रेगुलेट करना, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे ब्लड के ही काम में आती, वो फंक्शन हमारा ब्लड ही परफॉर्म करता है। और दूसरा होता है पी फॉर प्रोटेक्शन, दैट मीन्स कोई भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उसमें जो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है तो इम्यून सेल्स भी ब्लड में ही जाके मिलती हैं और उस पैथोजन को वहाँ से हटाती हैं।
तो इस तरह हमारे ब्लड का 3 फंक्शन हो गया, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, दैट इज अ TRP। ओके, तो उसके बाद अब क्या होता है, मेन अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें अभी कुछ देर के लिए, अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो ट्रांसपोर्टेशन जो भी चीज़ का होता है, या फिर नॉर्मली हम डेली लाइफ में भी अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो भी लॉन्ग व्हीकल्स होती हैं वो हाईवे पे बहुत स्पीड में चलती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए कि कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसके लिए डिपेंड क्या करता है वो रूट, कि वो किस रूट से होते हुए जा रही है। अगर रूट बहुत लंबा है, हाईवे है, वन वे है, तो इंसान स्पीड से वहाँ पे जाएगा और कम टाइम में ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। बट अगर किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर कोई रुकावट आ जाए, जैसे किसी भी तरह की कोई बाधा आ जाए, जैसे ये हाईवे है, अगर हमारा आर्टरीज ब्लड के लिए जो रोड है वो कौन है, हमारी आर्टरीज हैं, जिसमें हमारा ब्लड ट्रेवल करता है। रोड पे चलते हैं तो हमारा ब्लड किस में ट्रेवल कर रहा है, आर्टरीज के अंदर ट्रेवल कर रहा है, या ओवरऑल ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो जब ब्लड वेसल में बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स आने लगेंगे, यहाँ पर क्या हो गया है, एक रुकावट आ गई है, गड्ढे हो गए हैं या स्पीड ब्रेकर हो गया है, तो वहाँ पर हमारी स्पीड जनरली क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, हम धीमे हो जाते हैं। तो ब्लड के साथ भी वही है कि अगर वहाँ पे किसी भी तरह का प्लाक फॉर्मेशन होने लगा है, या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लगा है, या एम्बोलिज्म वहाँ पर आने लगी है, कोई भी क्लस्टर किसी चीज़ का वहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, एरिया, सड़क हमारी ख़राब होने लगेगी। क्योंकि रोड जब नई बनती है तो बहुत अच्छी रहती है, एकदम फर्स्ट क्लास A1, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है उसमें धीरे धीरे कुछ कुछ गड्ढे होने लगते हैं, फिर वही गड्ढे मिलते मिलते एक बड़ा गड्ढा बना लेते हैं कि रोड वहाँ पे अच्छी खासी डैमेज दिखाई देने लगती है। जब थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेकेज होता है, थोड़े बहुत कंकड़ ईंट होते हैं, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और साइड से पास हो जाएंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, पास आउट हो जाएंगे। इस जगह से अभी हमारे पास इतना एरिया है वहाँ से ट्रेवल करने के लिए। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, गड्ढे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, सड़क खराब होती जा रही है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ व्हीकल होंगे वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी कम हो जाएंगी, थोड़ी देर आएंगी, वहाँ ठहरेंगी, उसके बाद पास हो पाएंगी, या फिर उनकी जो स्पीड है, जो उनका फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, दैट विल रिड्यूस, कम हो जाएगा। उसके बाद जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे रप्चर हो जाती है किसी भी हमारी वेसल्स का, तो क्या होगा, जब ब्लड वहाँ से गुजर रहा होगा तो वो उसी रप्चर में मिलकर पूरी तरह से उस रोड को, उस आर्टरी को क्या कर देगा, चोक कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ के बाद आगे जाने का रास्ता क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अब यहाँ क्या लग गया है, एक बैरियर लग गया है, रोड क्लोज का एक बैरियर लग गया है। अब आप दूसरा रास्ता यूज़ कीजिए अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। बट चूंकि ये हाईवे था, यहाँ पर तो अब कोई रोड है नहीं, हमें तो उसी रास्ते से जाना है, तो अब क्या होगा, वेट करेंगे, रुक जाएंगे, तो जो पीछे से और प्रेशर आ रहा होगा, पीछे से और व्हीकल्स आ रही होंगी, वो क्या करने लगेंगी, इकट्ठा होने लगेंगी, और ऐसे ही इकट्ठा होते 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 वो क्या बन जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो ब्लड के साथ भी वही सिचुएशन है, अगर किसी भी आर्टरी में किसी भी टाइप का ब्लॉकेज हो जा रहा है, प्लाक फॉर्मेशन हो जा रहा है, और वो रप्चर हो जा रहा है, या फिर उसमें कोई अदर पार्टिकल, अदर इन्फेक्शन बन जा रहा है, तो हमारी वेसल्स भी कम्प्लीटली चोक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, इनमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं। अब इन्हीं ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन होगा, इसके बाद जो भी जहाँ की भी वो आर्टरी होगी, उसके बाद वाला जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन से लो हो जाएगा, ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन, हमारे आरबीसी का हो, डब्ल्यूबीसी का हो, न्यूट्रिशन का हो, ऑक्सीजन का हो, हीमोग्लोबिन का हो, इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हमारा ब्लड कर रहा है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस रुक गई तो हमारा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी बनने लगी, तो सप्लाई बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो कंडीशन क्या राइज करेगी, हमारा स्टीमिया की कंडीशन राइज करेगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, जो स्टीमिया हो रहा है वो हमारे ब्लड वेसल्स के चोक होने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से हो रहा है।
दूसरी चीज़ ये है कि जो इस्चीमिया है वो जब हमारे हार्ट पे हो रहा है तो दैट वी कॉल इस्चेमिक हार्ट डिजीज। उस टाइम हम उस इस्चीमिया को बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इन शॉर्ट इसको हम लिखते हैं IHD। और अगर हार्ट में हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी हार्ट की आर्टरीज इसमें इफेक्ट हुई होंगी, जो ब्लॉकेज है, जो चोक हुआ है वो उसकी आर्टरीज में ही हुआ होगा। तो सेकंड सिनोनिम्स इसका होता है हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं CHD। CHD दैट मीन्स कोरोनरी हार्ट डिजीज, IHD इस्चेमिक हार्ट डिजीज, या फिर CAD CAD दैट मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये जो तीनों नाम हैं, ये तीनों ही हमारे कॉमन नाम है इस्चीमिया के। ये तीनों ही कंडीशन क्या होती है, इस्चेमिक होती है, इस्चीमिया होती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोगों ने लास्ट टर्न पे एक टॉपिक डिस्कस किया था मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो कभी कभी जो इंफ्रैक्शन होता है उसमें भी हमारा क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो उस केस में भी जब हमारी मायोकार्डियल सेल्स सफ़र करती हैं ऑक्सीजन के कम होने की वजह से, तो उस कंडीशन में हम मायोकार्डियल इस्चीमिया उसको बोलते हैं, या मायोकार्डियल इस्चीमिया। तो इस्चीमिया हमारे हर टर्म में कोरिलेट होगा। उसी तरह एक डिजीज होती है एंजाइना। अगर हम एंजाइना की बात करें, ये तो इनके तीनों नाम थे, आप लोग ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा तो बेटर है। नेक्स्ट होता है एक एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से ये डिजीज जानी जाती है। एंजाइना में क्या होता है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, या फिर ये कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, एंजाइना। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों की चेंज हो रही है और वो भी ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो वो भी किसकी वजह से ही होगी, हमारी इस्चीमिया की वजह से होगी। तो अब डिस्कस करते हैं इसकी ईटियोलॉजी कि किस वजह से ये इस्चीमिया कंडीशन राइज हो रही है, कैसे ये कंडीशन हमें भारी पड़ रही है, लाइफ थ्रेटनिंग है। क्योंकि इस्चीमिया भी क्या होता है, सर्टेन पता चलता है कि किसी भी पर्सन को इस्चीमिया है, उसके ब्लड में ब्लॉकेज है। क्योंकि जब तक वो ब्लॉकेज बन रहा होगा, ब्लड हमारा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके पास हो जा रहा था, बट जैसे ही उस पर ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कंप्लीटली ब्लॉकेज हो गया है, तो वो कंडीशन हमारी इस्चीमिया जनरेट करती है। तो ये एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, या इसमें ये कह सकते हैं कि लास्ट कंडीशन, ये जस्ट अबव कंडीशन होती है हमारे हार्ट अटैक की या फिर कार्डियक अरेस्ट की। कार्डियक अरेस्ट में भी यही होता है, हमारा ऑक्सीजन जो हमारी मसल्स होती हैं, मायोकार्डियल सेल्स जो होती हैं, उनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ना मिल पाने की वजह से ऑक्सीजन, वो सेल्स क्या होंगी, धीरे धीरे अपना फंक्शन खो देंगी। फंक्शन लॉस होने की वजह से उनमें जो हर मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था, डायलेशन हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। पर्सन की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो जाएगी, ब्लड का पंप होना बंद हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, और एक टाइम के बाद हमारी जो जितनी भी कार्डियक सेल्स हैं वो सारी डैमेज हो जाएंगी। तो वो कंडीशन हमारी इस्चेमिक कंडीशन हो सकती है। अगर हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई कम एक स्पेसिफिक टाइम तक पूरी ना की गई, तो वो कंडीशन आके लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ईटियोलॉजी की बात करें तो ईटियोपैथोजेनेसिस हम एक साथ पढ़ते हैं इसकी। ईटियोपैथोजेनेसिस तो बहुत कॉमन सी ईटियोलॉजी है हमारी, जो हम इस पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बहुत ही फ्रेंडली हो चुका है अब ये हम लोगों से। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था, ब्लॉकेज हो रहा था
प्लैग फॉर्मेशन हो रहा था, प्लैग फॉर्मेशन, या फिर थ्रोम्बस, थ्रोम्बोसिस, ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी। तो ईटियोपैथोजेनेसिस को हमने साथ में इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ईटियोलॉजी जो है उसका कॉज है, पैथोजेनेसिस वो किस प्रोसेस से होते हुए जा रही है। तो इसमें हम लोगों ने इसको कंबाइंड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो कॉज है वही उसकी जेनेसिस है, उसी वजह से वो चीज़ हो रही है, अदर मैकेनिज्म को यूज़ नहीं हो रही है। क्योंकि जो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस अगर कॉज है तो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में होने वाली चीज़ें क्या हैं, उसकी पैथोजेनेसिस है। तो इसलिए इसको यहाँ पे कंबाइंड पढ़ा जा रहा है। सो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक रीज़न है हमारा कॉज करने के लिए इस्कीमिया। इसके बाद अगर दूसरा देखें हम लोग तो अगर ये हार्ट से रिलेटेड हो गया, सेकेंड हमारा एंजाइना। एंजाइना में भी क्या होता है, सप्लाई और वर्सेस डिमांड की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी या डिसबैलेंस हो जाते हैं, किसकी, ऑक्सीजन की। तो वो कंडीशन क्या राइज होगी हमारी, इस्कीमिया की। थर्ड वन इंफ्रैक्शन। इंफ्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है हमारा, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में जब कभी इंफ्रैक्शन हो रहा है, ब्लड सप्लाई बंद हो रही है, वो कंडीशन भी हमारी क्या जनरेट करेगी, इस्कीमिक कंडीशन कहलाएगी। तो ये सारी बातें हो गई रिलेटेड टू कार्डियक। कार्डियक में, हार्ट में हमारे इस्कीमिया किस वजह से हो रहा है। एक और रीजन है इसका हाइपरटेंशन। ये सब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके, हाइपरटेंशन। क्योंकि ये सारे जो डिजीजेज हैं या जो जितने भी ये टर्म्स हैं, इन्फ्रैक्शन, कोरोनरी आर्टरी, हाइपरटेंशन, ये सभी एक तरह के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स या ईटियोलॉजी है हमारे कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड अदर डिजीज को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर हाइपरटेंशन किसी पर्सन को हो रहा है, दैट मीन्स उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर 120 अबाउट 80 mmHg होता है, जो कि हमारा सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर होता है। बट जब यही सिस्टोल डायस्टोल एक्सीड कर जाता है और एक रेंज के बाद, दैट मीन्स हमारा 290 से लेके 180 mmHg, ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा का जब इसमें डिफरेंस होता है, वो कंडीशन हमारी एक्सेसिव हाइपरटेंशन जो होता है, हाइपरटेंशन क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं, वो कंडीशन जब राइज होती है तब हमारे कार्डियक सेल्स में या ब्लड वेसल्स में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर आ जाता है। क्योंकि अगर उस चीज़ की क्राइसिस हो रही है, बहुत ही एक्सीड लेवल पे वो हो रही है, तो उसकी वजह से जो भी सिम्टम्स आएंगे या जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो टॉलरेबल नहीं होंगे। तो ये सारे हमारी ईटियोलॉजी थी रिलेटेड टू कार्डियक सेल्स। बट वही अगर हमारे ब्रेन में स्ट्रोक कर रहा है, तो अगर जब कभी ये इस्कीमिया हमारे ब्रेन में होता है, अगर वो इस्कीमिया हमारे ब्रेन में हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है हमारा स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। फिर उसके बाद अगर वो कंडीशन हमारे लेग में हो रही है या हैंड में हो रही है तो वो हमारी कहलाती है पेरीफेरल आर्टरी डिजीज, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं PAD, पेरीफेरल आर्टरी डिजीज। ये भी हमारे किससे रिलेटेड है, इस्कीमिया से या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज। तो ये रिलेटेड है किससे, इस्केमिक हार्ट डिजीज। जब वो इस्कीमिया जो हो रहा है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में या ब्लड वेसल्स में ना होकर हमारे लेग्स में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और प्लस उसमें ज़्यादा टर्निंग भी नहीं होती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो उसमें जब ब्लॉकेज होने के चांसेस भी ईजी होते हैं। दूसरी बात, जो भी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्ग वेसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एडहेसिव होते हैं, क्योंकि उनकी जो थिकनिंग होती है वॉल की वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू कोरोनरी आर्टरी। क्योंकि कोरोनरी आर्टरी का साइज तो हमारे हार्ट के अराउंड ही रहता है या उनसे छोटा ही होता है।
तो लेग्स में क्या होता है, लॉन्ग सरफेस एरिया मिलने की वजह से वहाँ पर डिपोजिशन की प्रोसेस थोड़ी इजी होती है, आसान होती है। इस वजह से लेग और हैंड में हमारा ये ब्लॉकेज होने की वजह से स्टमक कंडीशन राइज हो सकती है। वही चीज़ अगर वो इंटेस्टाइन में हो तब उसको हम बोलते हैं मीसेंट्रिक तब हम उसको बोलते हैं मीसेंट्रिक इस्चीमिया। मीसेंट्रिक इस्चीमिया जो कि डिनोट करता है कि ब्लॉकेज कहाँ पर हुआ है, हमारे इंटेस्टाइन में हुआ है। ब्रेन में हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोक। लेग्स में हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या फिर पैड। हार्ट में हुआ है तो सीधे IHD, CAD या फिर CHD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्टमक हार्ट डिजीज, ये 3 टर्म्स होते हैं सिनोनिम्स। हार्ट में एक होता है हमारे लेग के लिए, ब्रेन में स्ट्रोक और इंटेस्टाइन में मीसेंट्रिक इस्चीमिया। अब इन सभी की ईटियोलॉजी जो होती है वो कॉमन होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम वही जो हमारे ब्लॉकेज होते हैं, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझें कि जो भी अगर ईटियोलॉजी जो इन सभी की है वो सिमिलर होगी, कॉमन होगी, चाहे वो हमारे इंटेस्टाइन में हो, लेग में हो, ब्रेन में हो, हार्ट में हो। तो क्या होता है, जब कभी हमारे हार्ट में या फिर किसी भी आर्टरी में जब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रुक जाती है या ब्लॉक हो जाती है बाय ड्यू टू द आर्थरोस्क्लेरोसिस, बाय हाइपरटेंशन, बाय मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर एंजाइना, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी एक ऐसी कंडीशन जनरेट करती हैं जहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं रहता है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल हमारा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो उस वजह से ये कंडीशन हमारी देखने को मिलती है। इसकी पैथोजेनेसिस भी एकदम शॉर्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें बस इसकी डेफिनेशन से ही सारी चीज़ों को समझ लेना है कि जब कभी हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन के पास, चाहे वो ब्रेन हो, लेग हो, इंटेस्टाइन हो, हार्ट हो, वहाँ पर जब वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाता है, बाय एनी ब्लॉकेज, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड फ्लो के रिड्यूस होने की वजह से ब्लड में, वो ऑर्गन में ऑक्सीजन, जो टिश्यू परफ्यूजन ऑक्सीजन होगी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से वो ऑर्गन क्या करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड मांगेगा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, बट जो उसकी सप्लाई होगी, जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, डिमांड क्या होगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, एक डिसबैलेंस हो जाएगा, और यही डिसबैलेंस क्या क्रिएट करेगा, हमारा इस्चीमिया। तो वो जिस ऑर्गन पे हो रही है वो उस कंडीशन की इस्चीमिया होगी। एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली किसी हॉस्पिटल में एक फीमेल नियर अबाउट 30 to 35 एज की रही होगी वो, इसी बीच में, तो उसको काफ़ी सर में दर्द हो रहा था, काफ़ी टाइम से उसको हेडेक हो रहा था, और वो जो हेडेक था वो सिर्फ एक साइड में हो रहा था, उसको राइट साइड के हेड में उसको क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, कॉन्स्टेंटली उसको पेन हो रहा था। तो वो मेडिसिन ले रही थी, प्रॉपर हेडेक की दवा ले रही थी, बाम लगा रही थी, हर एक चीज़ उसने करके देख लिया, उसको रिलीफ नहीं हुआ। तब वो नॉर्मली एक OPD में गई और उसने अपना ये प्रॉब्लम बताया डॉक्टर को कि उसके सर में दर्द हो रहा है, जो कि दवा लेने से ठीक नहीं हो रहा है, बाकी और कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो जब उस फीमेल की MRI की गई, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो जब MRI की गई तो वहाँ पर देखा गया कि उसकी जो ब्रेन में आर्टरी है, ब्रेन की जो आर्टरी है जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कर रही है, क्रेनियल आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो चुकी थी, वो क्या हो चुकी थी, ब्लॉक हो चुकी थी। सो ऑक्सीजन क्या, ब्लड भी उस ऑर्गन पे नहीं पहुंच रहा था।
बट वो इतनी लकी थी कि उसको इतने दिन का टाइम मिल गया अपने आप को बचाने के लिए, या ये कह सकते हैं वो एक मिरेकल था कि उसको इतने दिन तक सर में दर्द होने के बावजूद, वो ब्लॉकेज होने के बावजूद उसका ब्रेन काम कर रहा था। हाँ, साथ में ये भी चीज़ें थी कि उसको नंबनेस हो रही थी, वो कोई चीज़ समझ नहीं पा रही थी, चीज़ें भूल जा रही थी, कोऑर्डिनेशन उसका मेंटेन नहीं था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी आने लगी सर दर्द के साथ, तब उसने ओपीडी में जाना प्रेफर किया। तो ये एक स्टडी थी ऐसी कि सर में दर्द सिर्फ होने की वजह से उसको ये पता चला, डॉक्टर्स को ये पता चला कि उसकी क्रेनियल आर्टरी क्या है, ब्लॉकेज है। तो ऐसे ही केस होते हैं। तो वो तो लकी थी कि वो सरवाइव कर गई, बट ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। तो अगर ज़रा सा भी हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का क्लिनिकल फीचर चेंज हो रहे हैं, कोई भी साइन या सिम्टम अगर हमें एबनॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत हमें फिजिशियन के पास जाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन लेना इज़ गुड, बट अगर सेल्फ मेडिकेशन के बाद भी वो चीज़ वापस से ठीक नहीं हो रही है, वो कॉन्स्टेंटली बनी हुई है, तो बेटर रहेगा कि आप फिजिशियन के पास जाएं हम, या फिर देर होने से तो अच्छा है कि ट्रीटमेंट ही करवा ले, तो पता चलेगा कि आने वाले समय में कौन सी डिजीज़ हमें बन सकती है। सो स्टीमिया जैसी कंडीशन लेके वो अपने सर में घूम रही थी, बट उसको पता ही नहीं चला, और ब्रेन में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी थी, ब्लड का फ्लो बंद था, क्रेनियल आर्टरी एकदम ब्लॉक पड़ी हुई थी, बट फिर भी वो जिंदा थी। तो ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ब्रेन में अगर ज़्यादा देर तक हमारी क्रेनियल आर्टरी बंद रहेगी तो वो कंडीशन हमारे ब्रेन स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, साइन और सिम्टम होते हैं, जो मिला जुला के सारे डिजीजेस को कोरिलेट करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। स्टीमिया का जो टॉपिक था वो बहुत ही छोटा सा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।